निम्न में से वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का और एसएससी के सभी पेपर का, प्रीवियस पेपर का। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परी की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। सतलज। सतलज हिमालय के पार से उद्गमती होती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से निकलती है। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परी की नदी है? सतलज। सतलुज 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 हिमालय के पार से उद्गमती होती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से निकलती है। हीरे की खानें पाई जाती है मध्य प्रदेश के पन्ना में, कर्नाटक के मैसूर में, आंध्र प्रदेश के ग्वालियर में, राजस्थान के अजमेर में। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खानें पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पन्ना में, मध्य प्रदेश में उपस्थित पन्ना हीरा को खदान के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनों के वैश्विक तापन का क्या प्रभाव है? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न को हो जाएंगे। कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। ए और सी। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में उगने वाली एक ज्वारीय वनस्पति है। वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। आगे की ओर भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। मध्य भारत में पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में याद रखना। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन पश्चिमी घाट, प्रायद्वीप, भारत के अरब सागर के तट के साथ साथ क्षेत्र व उत्तर पूर्वी हिमालय तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। निम्न में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? बाजरा एवं चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। बाजरा एवं चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। जौ और सरसों। क्यों जौ और सरसों कैसे पाया जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में आने के समय खरीफ फसलें बोई जाती है और उसके लौटने के समय काटी जाती है। अर्थात यह फसल वर्षा के प्रारंभ होने पर मई से जुलाई तक बोई जाती है और इसकी समाप्ति पर सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 5, 8, 7, 6। 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। याद रखना, इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। चांद की तरह अस्थायी दिखने वाला ग्रह? शुक्र, प्लूटो, बृहस्पति, मंगल। शुक्र, प्लूटो, बृहस्पति, मंगल। शुक्र। चांद की तरह व्यवस्थाएं दिखने वाला ग्रह शुक्र है। ग्रहों में बुध और शुक्र की ही दिखने वाली कलाएं होती है। हुकर का धरातल नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि यह सघन बादलों से ढका है। शुक्र के धरातल पर तीक्ष्ण किनारों वाली चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी उत्पत्ति का परिणाम है। यह द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान है। यह सुबह तथा शाम को दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। लघु ज्वार भाटा होते हैं। प्रबल, दुर्बल, मध्यम, अत्यंत प्रबल। प्रबल, दुर्बल,
मध्यम अत्यंत दुर्बल। लघु ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से लगभग 20% नीचा होता है, जबकि दीर्घ ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से 20% अधिक या ऊंचा होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। मेक्सिको। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मेक्सिको। भूमध्य रेखा मेक्सिको से होकर गुजरती भूरेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव से गुजरती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की आज़ादी का अधिकार दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म और जाति का अधिकार दिया जाना चाहिए। जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव होना चाहिए। किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाती है? किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाती है? किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाती है? -3+5 -3+5। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। किस खेल से? क्रिकेट। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास है। हिंदू धर्म में मानव जीवन के 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं तथा यथा ब्रह्मचार्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष, संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को मनाया जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अर्ष्णेयमी के साथ मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों का निर्गत कहा था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षकों में विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे हैं। काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रभाऊ के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए और यही इसने कायाक्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। श्रवणबेलगोला भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गांधार। याद रखना, गांधार। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्रबिंदु गांधार था। अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले से स्लेटी पाषाण से बनाई गई है। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाले कला शैली का क्या नाम है? गांधार। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधिविग्रहिक हरिसेन ने की थी। यह स्तंभ लेख को प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बादी गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार, राठौर, चौहान, परमार। प्रतिहार। मिहिर भोज राजपूतों में किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार। राजभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने अधिवरा तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रम सिक्कों पर अंकित है। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने अधिवरा तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रम सिक्कों पर अंकित है। राजभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने अधिवरा तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की, जो इसके द्वारा चलाए गए चांदी के धर्म सिक्कों पर अंकित है। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था।
सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ने उसे स्वीकार किया। ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया। लाहौर की उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तुलु वंश ने, संगम वंश ने, सालु वंश ने, देवराय वंश ने। तुलु वंश ने, संगम वंश ने, सालु वंश ने, देवराय वंश ने। संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। संगम वंश ने।